हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं हमारे एमकॉम सेकंड ईयर एमसीओ फर्स्ट यूनिट नंबर 17 एटीट्यूड एंड वैल्यू के बारे में। ठीक है, इस यूनिट को आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इस यूनिट में हम देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हमें कवर करने हैं। सबसे पहले जो टॉपिक हमें कवर करने हैं वो है कंसेप्ट ऑफ एटीट्यूड, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड, प्रोसेस ऑफ चेंज इन एटीट्यूड, चेंजिंग एटीट्यूड थ्रू परsuasion, चेंजिंग एटीट्यूड थ्रू कॉग्निटिव डिसोनेंस, मेथड ऑफ इफेक्टिव attitude change, relationship between attitude and behavior, work related attitude, value, meaning and importance, types of value, designing value based organization। तो ये कुछ टॉपिक है जो हमें इस यूनिट में कवर करने हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं कि ये जो नोट्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा इन नोट्स का, ताकि आपको जो है वो नोट्स राइट डाउन ना करने पड़े। सेकंड बात ये है कि जो भी इग्नू की तरफ से यूनिट है उसका लिंक भी आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जितने भी बाकी सब्जेक्ट है 6 सब्जेक्ट है उनके जितने यूनिट है हर एक यूनिट का जो नोट्स है और साथ ही साथ वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। असाइनमेंट्स आपको मिल जाएंगे सोल्व, साथ ही क्वेश्चन पेपर जो है वो भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा इंट्रोडक्शन। एटीट्यूड क्या होता है, एटीट्यूड के बारे में जानेंगे। एटीट्यूड रेफर टू टेंडेंसी टू रिस्पॉन्ड टू सर्टेन ऑब्जेक्ट, पर्सन और सिचुएशन। दे आर द फीलिंग एंड बिलीव दैट डिटरमाइन द behavior of the person. They provide framework for responding in a particular fashion. The attitude may be positive or negative. The positive attitude yield favorable behavior and the negative attitude yield unfavorable behavior. Therefore, all the variables must be identified and analyzed which help in the formation of favorable attitude. The person having positive attitude towards the job and organization may contribute their best to the organization. Another important indicator of behavior is value, which provide basic foundation for understanding a person's attitude, perception and personality. It contains judgmental element of right, wrong, goods, bad, etc. The individual having high value system may be involved in constructive attitude and refrain to the destructive activities. द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट इनकलकेट हाई वैल्यू सिस्टम टू देयर मेंबर्स। तो इंट्रोडक्शन में हमें बताया गया है कि एटीट्यूड क्या होता है और क्या वैल्यू सिस्टम होता है। यानी कि एटीट्यूड क्या होता है कि हम किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं किसी पर्सन के थ्रू। ठीक है, किसी पर्सन के रिगार्डिंग ऑब्जेक्ट सिचुएशन में हमारा एटीट्यूड क्या रहता है। दो तरीके के एटीट्यूड होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, फेवरेबल या अनफेवरेबल। तो पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होता है कि हम पॉजिटिवली किसी सिचुएशन में किसी पर्सन के प्रति अच्छा बिहेव कर रहे हैं, फेवरेबल बिहेव कर रहे हैं। और नेगेटिव एटीट्यूड क्या है, जब हम अनफेवरेबल बिहेव करते हैं किसी सिचुएशन में ऑब्जेक्ट या पर्सन के रिगार्डिंग। ठीक है, तो कौन सा बिहेवियर अच्छा होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ऑब्वियस बात है कि पॉजिटिव बिहेवियर जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो अच्छा माना जाता है, क्योंकि अगर जो भी एम्प्लॉयज़ है, जो भी पर्सन उस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं, उनका एटीट्यूड पॉजिटिव है अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, तो वो अच्छे से कंट्रीब्यूट करेंगे। इफ़िशिएंट तरीके से ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव कर पाएगी, अगर उसके जो एम्प्लॉयज़ है, उसके जो पर्सन्स इन्वॉल्व है ऑर्गेनाइजेशन में, वो उनका एटीट्यूड क्या है, पॉजिटिव है। उसके बाद आता है हमारा वैल्यू सिस्टम। वैल्यू सिस्टम क्या होता है, वैल्यू सिस्टम यही होता है कि हम किसी को किस तरीके से जज करते हैं, राइट, रॉन्ग, गुड, बैड, ये सारी चीज़ें जो है हमारे वैल्यू सिस्टम में आ जाती है। ठीक है, तो जो हमारा वैल्यू सिस्टम होती है उसके अंदर क्या चीज़ें आती है, कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ और डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़। तो जो हमारी कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी, जो अच्छी एक्टिविटी होते हैं, जो हमारा हाई वैल्यू सिस्टम होता है किसी भी चीज़ को लेके, ठीक है, अगर वो सही एटीट्यूड है, सही वैल्यू सिस्टम है, तो कहीं ना कहीं वो अच्छा कंट्रीब्यूट करेगा ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है कंसेप्ट ऑफ एटीट्यूड। एटीट्यूड का कंसेप्ट क्या कहता है उसके बारे में हम जानते हैं। कंसिडर फॉलोइंग 3 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट हमें गिवन है, उसको हम पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी, मेल एग्जीक्यूटिव आर हाई अचीवर इन कंपैरिजन टू फीमेल काउंटर पार्ट। स्टेटमेंट 2 कहती है एनीथिंग विद द टैग मेड इन जापान इज रिलायबल। स्टेटमेंट 3 कहती है डिसिप्लिन कैन बी एस्टेब्लिश थ्रू कोर्जन, दैट इज फोर्स एंड थ्रेट ओनली। तो एटीट्यूड में हर एक पर्सन का अपना अपना डिफरेंट एटीट्यूड होता है, डिफरेंट बिलीफ सिस्टम होता है। तो एटीट्यूड में 3 स्टेटमेंट हमें गिवन है कि लोगों का एटीट्यूड ये होता है कि मेल जो होते हैं वो हाई अचीवर होते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल। सेकंड स्टेटमेंट ये कहती है कि कोई भी प्रोडक्ट अगर जापान में बना है तो वो रिलायबल है, भरोसेमंद है, अच्छी क्वालिटी का माना जाता है। थर्ड स्टेटमेंट ये कहती है कि अगर हमें ऑर्गेनाइजेशन में कहीं पे भी डिसिप्लिन आना है तो डिसिप्लिन पॉसिबल है थ्रू फोर्स या थ्रेट, डरा धमका के ही हम जो है वो डिसिप्लिन क्रिएट कर सकते हैं। You might have heard the statement mentioned above, or you might have yourself used such statement
sometime in recent past. In all the three statements, you are inclined to evaluate something. The first, second, and third statement are attempt to evaluate group, that is male versus female. Second is objects, that is anything made in Japan. And third is an issues maintaining discipline respectively. This statement or may not be true in overall sense. However, a person giving such statement is revealing his or her attitude, own attitude towards the group or object of the issue. यानी कि जिन्होंने भी ये स्टेटमेंट दी है, ठीक है, वो ये दिखाते हैं कि उनका एटीट्यूड लोगों के प्रति कैसा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के प्रति कैसा है, किसी भी ग्रुप या किसी भी इशू के रिगार्डिंग उनका एटीट्यूड कैसा है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा, देर आर थ्री बेसिक कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड: इवेल्युएटिव कंपोनेंट, दैट इज हाउ डू यू फील; कॉग्निटिव कंपोनेंट, दैट इज व्हाट डू यू बिलीव; थर्ड है बिहेवियरल कंपोनेंट, हाउ डू यू बिहेव। एटीट्यूड रिफ्लेक्ट पास्ट एक्सपीरियंस शेपिंग ऑनगोइंग बिहेवियर. एटीट्यूड लीड इंडिविजुअल टू रिएक्ट इन सर्टेन वे टू इवेंट और सिचुएशन दे एनकाउंटर. एटीट्यूड क्या होता है, हमारा एटीट्यूड किस तरीके से जो है वो बनता है कि अगर हमने कोई भी पास्ट में किसी भी चीज़ की रिगार्डिंग कुछ एक्सपीरियंस किया है, अच्छा एक्सपीरियंस है तो हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, नेगेटिव एक्सपीरियंस हुआ हमारा तो हमारा एटीट्यूड नेगेटिव होगा. जिस अकॉर्डिंग हमारा एटीट्यूड होगा उसी तरीके से हम उस पर्सन से, उस सब्जेक्ट से, उस इशू की रिगार्डिंग जो है वो बिहेव करेंगे, ठीक है। सो ध्यान में रखने वाली बात ये थी कि एटीट्यूड दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव. पॉजिटिव एटीट्यूड जो होता है वो फेवरेबल होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, नेगेटिव एटीट्यूड फेवरेबल नहीं होता, ठीक है। नेगेटिव एटीट्यूड को चेंज करना चाहिए और उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना चाहिए. एटीट्यूड क्या होता है, हमारे पास्ट एक्सपीरियंस में जिस तरीके से हम महसूस करते हैं, ठीक है, जिस तरीके से हम फील करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमारा एटीट्यूड बनता है और एटीट्यूड के अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, बिहेव करते हैं. उसके बाद आता है फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड. एटीट्यूड्स ऑफ फोर फंक्शन, इंपॉर्टेंट फंक्शन फॉर इंडिविजुअल. एटीट्यूड के फोर इंपॉर्टेंट फंक्शन है: एडजस्टमेंट फंक्शन, ईगो डिफेंसिव फंक्शन, वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन और नॉलेज फंक्शन. एडजस्टमेंट फंक्शन क्या कहते हैं, पीपल टेंड टू डेवलप फेवरेबल एटीट्यूड टुवर्ड्स रिवॉर्डिंग एंड बेनिफिशियल फंक्शन एज वेल एज रिलेशनशिप. एडजस्टमेंट फंक्शन क्या कहता है कि हमें क्या अगर फेवरेबल एटीट्यूड डेवलप करना है ऑर्गेनाइजेशन में तो कहीं ना कहीं हमें रिवॉर्ड वगैरह देने होंगे, अच्छे से अच्छे रिलेशनशिप अपने एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में होने चाहिए. उसके बाद जिसकी वजह से क्या होता है, एटीट्यूड फेवरेबली होता है. सेकेंड है ईगो डिफेंसिव फंक्शन. क्या कहता है, एटीट्यूड कैन सर्व एज डिवाइस फॉर प्रोटेक्टिंग सेल्फ इमेज. यानी कि हम अपना एटीट्यूड कुछ इस तरीके का बना देते हैं कि सामने वाले के माइंड में हमारी इमेज जो है वो अच्छी बने. क्योंकि एटीट्यूड को चेंज करना तो हमारे हाथ में होता है. इंटरनल एटीट्यूड होता है, एक्सटर्नल एटीट्यूड होता है. इंटरनली जो हमारे कंट्रोल में, एक्सटर्नल एटीट्यूड ही होता है कि जो हमारे इन्वायरमेंट के थ्रू हमारे अंदर आया है. कोई हमारे साथ नेगेटिव गलत बिहेव कर रहा है तो हमारा एटीट्यूड उसके प्रति पॉजिटिव हो ही नहीं सकता. तो कहीं ना कहीं अगर हम एटीट्यूड की बात करते हैं तो हम एटीट्यूड अपना खुद भी बनाते हैं, ठीक है, ताकि हमारी जो सेल्फ इमेज है वो दूसरे के सामने क्या है, अच्छी आए. यानी कि जब हम किसी के साथ अच्छे से बिहेव करेंगे तो सामने वाला पर्सन भी हमारे साथ अच्छे से बिहेव करेगा. तो दो पॉइंट हमने पढ़ लिया. एडजस्टमेंट फंक्शन यानी कि जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयर की रिलेशनशिप को अच्छा बनाना और साथ ही साथ जो है रिवॉर्ड सिस्टम देना. अगर किसी ने और अच्छा काम किया तो उसको रिवॉर्ड देना ताकि वो उस एटीट्यूड को मेंटेन रखे, ठीक है. उसके बाद आता है हमारा वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन. एटीट्यूड सपोर्ट एक्सप्रेशन ऑफ एसेंशियल वैल्यूज. उसके बाद आता है नॉलेज फंक्शन. नॉलेज फंक्शन क्या होता है, एटीट्यूड सर्व एज स्टैंडर्ड और फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रेटिंग पीपल एंड इवन अराउंड देम, ठीक है. ये थे हमारे फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड. उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड. क्या प्रोसेस है, किस तरीके से एटीट्यूड को फॉर्म किया जाता है. बेसिकली दो सोर्स है एटीट्यूड को फॉर्म करने के. सोशल लर्निंग, सोसाइटी से हम लर्न करते हैं, ठीक है, किसी का एटीट्यूड अच्छा है, फेवरेबल है तो हम उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं. सेकेंड है डायरेक्ट एक्सपीरियंस, कि हम डायरेक्टली कोई चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं तो हमारा एटीट्यूड क्या होता है, ऑटोमेटिकली चेंज होता रहता है. तो दो प्रोसेस होते हैं एटीट्यूड फॉर्म होने की, टू सोर्स होते हैं. फर्स्ट है सोशल लर्निंग और सेकंड है डायरेक्ट एक्सपीरियंस. सोशल लर्निंग क्या कहती है, इट इज़ एक्वायरिंग एटीट्यूड फ्रॉम अदर्स. There are broadly three process of acquiring attitude through social learning, that is classical conditioning, instrumental conditioning और modeling. Classical conditioning क्या होती है, it is a basic form of learning in which one motivation regularly precedes another. When first motivation is present, the second would follow. Preferences are created through classical conditioning. Classical conditioning can play a important role in the development of attitude. तो classical conditioning क्या होती है, जब हम किसी के बिहेवियर से दूसरा पर्सन क्या करता है, उसको सीखता है, मोटिवेट होता है. जब किसी एक पर्सन से दूसरा पर्सन क्या हो रहा है, मोटिवेट हो रहा है. मोटिवेट क्यों हो रहा है,
हो सकता है कि उस पर्सन ने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया हो, ठीक है, उसका जो एटीट्यूड है उस एटीट्यूड को अपने अंदर लाना चाहता है ताकि वो भी कुछ उसके जैसा बन सके, उसके जैसा अचीव कर सके। तो ये होती है क्लासिकल कंडीशनिंग। इट इज़ द बेसिक फॉर्म ऑफ लर्निंग इन विच वन मोटिवेशन रेगुलरली प्रीसीड्स अनदर। फर्स्ट मोटिवेशन इज प्रेजेंट, द सेकेंड वुड फॉलो। ठीक है, ये थी हमारी क्लासिकल कंडीशनिंग। सेकंड आती है हमारी इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग इज कंसर्न विद लर्निंग टू एक्सप्रेस द राइट व्यू। Instrumental conditioning is created through rewarding a desirable behavior and discouraging an undesirable behavior. Thus, a particular type of attitude is created through a particular type of actions through instrumental conditioning. Instrumental conditioning कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम चाहते हैं किसी का अगर फेवरेबल जो एटीट्यूड है ऑर्गेनाइजेशन के प्रति वो ऐसा चलता रहे, तो कोई भी वो काम करता है, ठीक है, अपना अच्छा एटीट्यूड रखते फेवरेबल एटीट्यूड रखता है, तो कहीं ना कहीं हमें उसको रिवॉर्ड वगैरह देना चाहिए, ठीक है, जिससे कि वो अपना फेवरेबल जो बिहेवियर है उसको मेंटेन रखे। और अगर कोई नेगेटिव बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन में रखता है, नेगेटिव एटीट्यूड अगर वो ऑर्गेनाइजेशन में रखता है, तो कहीं ना कहीं हमें उसको क्या करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही उसको डिस्करेज करना चाहिए अनडिजायरेबल बिहेवियर के लिए। ठीक है, ये था इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। थर्ड आता है मॉडलिंग एज अ कंसेप्ट डील्स विद इंडिविजुअल एक्वायरिंग न्यू बिहेवियर थ्रू ऑब्जर्विंग द एक्शन ऑफ अदर्स। इंडिविजुअल टेंड टू डू व्हाट अदर्स डू नॉट व्हाट अदर्स से। Thus, attitude may be transmitted from one person to another or from one group to another or from one generation to another. तो मॉडलिंग क्या होता है कि एक रोल मॉडल होता है जिसको देख के हम क्या करते हैं, उसके बिहेवियर को, उसके एटीट्यूड को अपनाना चाहते हैं। उसको जो वो करता है वही हम करते हैं, ठीक है, जो दूसरा कहता है, ठीक है, वो हम नहीं करते, लेकिन जो दूसरा करता है एक्चुअली में कि उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर अच्छा पड़ रहा है, फेवरेबल पड़ रहा है, पॉजिटिव पड़ रहा है, तो हम उसके एटीट्यूड को क्या करना चाहेंगे, अपनाना चाहेंगे। तो एक रोल मॉडल होता है, वो चाहे एक पर्सन से दूसरे पर्सन में आए, एक ग्रुप से दूसरे पर्सन में आए, या फिर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कोई एटीट्यूड आता है थ्रू मॉडलिंग, यानी कि किसी को हम देख के, क्योंकि कोई हमें अच्छा लग रहा है, क्योंकि उसका एटीट्यूड फेवरेबल है, तो हम भी उसके जैसा बनना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा सेकंड पार्ट था डायरेक्ट एक्सपीरियंस। फर्स्ट था सोशल लर्निंग, जिसके हमने 3 पार्ट जो है पढ़े। क्लासिकल लर्निंग, ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग, उसके बाद है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, और थर्ड था हमारा मॉडलिंग। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा डायरेक्ट एक्सपीरियंस। डायरेक्ट एक्सपीरियंस में क्या आता है, एटीट्यूड आर ऑल्सो फॉर्म थ्रू रियल लाइफ एक्सपीरियंस विच मे बी ऑल्सो कॉल्ड अ डायरेक्ट एक्सपीरियंस और पर्सनल एक्सपीरियंस। वेरियस स्टडीज suggest that strength of the attitude acquired through direct experience is stronger than the strength of attitude acquired indirectly. Attitude acquired through direct experience are more held more confidently and are more difficult to be subject to change. If you hold strong attitude about an object, issue or a person and you want others to properly understand your stand, it is better to let others have direct experience with the attitude object. डायरेक्ट एक्सपीरियंस जो हम रियली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, रियल लाइफ में क्या करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, फील करते हैं डायरेक्टली। किसी के साथ हम क्या करते हैं, मीट करते हैं, मिलते हैं किसी ऑब्जेक्ट से, किसी इशू से, उसके प्रति हमारा फेवरेबल एटीट्यूड नहीं है, तो जो फर्स्ट हमने फील किया, ठीक है, वो एटीट्यूड लास्ट लॉन्ग रहता है, उसको चेंज करना इतना इजी नहीं होता है एज कम्पेयर टू इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस। उसके बाद आता है प्रोसेस ऑफ चेंज इन एटीट्यूड, यानी कि अगर हमारा जो एटीट्यूड है अगर हम वो चेंज करना चाहते हो तो किस तरीके से चेंज किया जा सकता है। देयर इज़ अ कॉन्टीन्यूस एफर्ट अराउंड अस टू चेंज द एटीट्यूड ऑफ एन इंडिविजुअल so that there may be possible effect on their behavior. Advertisement, publicity, appeal, announcement, etc. in various media are attempt to change our attitude towards object, persons or issues so that our behavior towards them may be directed in desired direction. तो क्या होता है ना कि जो भी एटीट्यूड चेंज किया जाता है वो कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होता है। ठीक है, यानी कि अगर मान लो हम एडवर्टाइजमेंट की बात करते हैं, पब्लिसिटी की बात करते हैं, अपील्स, अनाउंसमेंट, ये सारी चीज़ें जो होती है क्यों की जाती हैं, ताकि जो लोगों का किसी ऑब्जेक्ट के प्रति कोई बिहेवियर है उसको चेंज करने के लिए। मार्केट में एक जो है प्रोडक्ट आया, उस प्रोडक्ट के बारे में लोग नहीं जानते या फिर उनका नेगेटिव बिहेवियर है, तो थ्रू एडवर्टाइजमेंट उनके एटीट्यूड को चेंज किया जाता है कि भाई ट्राई करके देखो, अच्छा प्रोडक्ट है, इन्फ्लुएंस किया जाता है। तो लोग उस एटीट्यूड के थ्रू क्या होते हैं, अपने उस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अपने एटीट्यूड को चेंज करते हैं। ठीक है, सो देयर आर ब्रॉडली 2 प्रोसेस ऑफ चेंज इन एटीट्यूड, परसुएशंस एंड कॉग्निटिव डिसोनेंस। 2 प्रोसेस होते हैं, 2 प्रोसेस होते हैं एटीट्यूड को चेंज करने के, परसुएशन और कॉग्निटिव डिसोनेंस। परसुएशन इन्फ्लुएंस अस फ्रॉम आउटसाइड एंड कॉग्निटिव डिसोनेंस इन्फ्लुएंस अस फ्रॉम विद इन। यानी कि जो भी हमारे 2 होते हैं, परसुएशन जो कि आउटसाइड से इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है, लेकिन जो कॉग्निटिव डिसोनेंस होता है वो विद इन इन्फ्लुएंस करता है।
तो परसुएशन से किस तरीके से चेंज किया जा सकता है? चेंजिंग एटीट्यूड थ्रू परसुएशन। दीज फैक्टर्स आर रिएक्टेंस, फॉरवार्निंग एंड सेलेक्टिव अवॉइडेंस। यानी कि परसुएशन से जो एटीट्यूड है वो आउटसाइड से चेंज किया जाता है। 3 स्टेप होते हैं, तीनों को समझते हैं क्या होते हैं। रिएक्टेंस क्या होता है? रिएक्टेंस रेफर टू द नेगेटिव रिएक्शंस वी एक्सपीरियंस व्हेनेवर वी फील दैट समवन इज ट्राइंग टू लिमिट आवर पर्सनल फ्रीडम। रिएक्टेंस क्या होता है? हमारा नेगेटिव रिएक्शन होता है जब हम क्या करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं कि कोई भी पर्सन हमारे ऊपर क्या करना चाहता है, लिमिट लगाना चाहता है, हमारी जो पर्सनल फ्रीडम है उसको रोकना चाहता है, तो उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंस। इसके थ्रू भी हमारा जो एटीट्यूड है वो चेंज होता है। उसके बाद आता है फोर वार्निंग। फोर वार्निंग क्या होता है? एडवांस में हम किसी को क्या करते हैं, वार्निंग दे देते हैं किसी चीज़ के रिगार्डिंग, तो उसका एटीट्यूड पहले से ही चेंज हो जाता है उस चीज़ के प्रति। मान लो अगर कोई चीज़ हमें नहीं पता, कुछ ऐसा होने वाला है, लेकिन अगर हमें कुछ पता होता है किसी बारे में कि हाँ ये ऐसा होने वाला है, एडवांस में हमें पता चल जाता है, तो कहीं ना कहीं हमारा एटीट्यूड उस चीज़ के प्रति जो है वो चेंज हो जाता है। तो when you give someone forewarning, you let that person know that some event will happen in the future. That is the advance warning that you have given to someone else. Selective avoidance. Selective avoidance क्या कहता है? It refers to a tendency to direct our attention away from information that challenges our existing attitude. ठीक है, इसके बाद आता है however persuasion. परसुएशन होता क्या है? ठीक है, द एक्ट ऑफ परसुएडिंग समवन टू डू समथिंग और टू बिलीव समथिंग। यानी कि जब कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन को क्या करता है, परस्यू करता है कि भाई तुम ऐसा करो, उसके बिलीफ सिस्टम को चेंज करने की कोशिश करता है। सो परसुएशन इज अ फैक्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ। परसुएशन इज एफर्ट टू चेंज एटीट्यूड थ्रू वेरियस टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन सच एज एडवर्टाइजमेंट, स्पीचेस। देयर आर 2 अप्रोचेज ऑफ एनालाइजिंग इफेक्ट ऑफ परसुएशन ऑफ एटीट्यूड। फर्स्ट इज ट्रेडिशनल अप्रोच, सेकेंड इज कॉग्निटिव अप्रोच। तो यानी कि जो परसुएशन है वो आज के समय में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है दूसरे के माइंडसेट को चेंज करने के लिए, दूसरे के एटीट्यूड को चेंज करने के लिए थ्रू एडवर्टाइजमेंट और स्पीचेस। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट जो है ट्रेडिशनल अप्रोच। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच देयर आर 3 एलिमेंट ऑफ परसुएशन: सोर्स, मैसेज और टारगेट ऑडियंस। सोर्स यानी कि सेंडर, कम्युनिकेटर। उसके बाद आता है मैसेज, कम्युनिकेशन क्या मैसेज है। उसके बाद टारगेट ऑडियंस की रिसीवर कौन है। ठीक है, ये था हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच के 3 एलिमेंट है परसुएशन के। द ट्रेडिशनल अप्रोच फोकस ऑन अ बेसिक क्वेश्चंस हु से व्हाट टू whom एंड विद व्हाट इफेक्ट। द मोस्ट नोटेबल फाइंडिंग ऑफ दिस अप्रोच आर एक्सपर्ट्स आर मोर परसुएसिव देन नॉन एक्सपर्ट। यानी कि कुछ लोग क्या होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं दूसरे की एटीट्यूड को चेंज करने में। सेकेंड है पॉपुलर एंड अट्रैक्टिव कम्युनिकेटर आर मोर इफेक्टिव इन चेंजिंग एटीट्यूड देन अनपॉपुलर और अनअट्रैक्टिव वंस। ठीक है, उसके बाद आता है इंडिविजुअल विद रिलेटिवली लो इन सेल्फ एस्टीम टेंड टू गेट परसुएडेड मोर इजली देन दोज हाई इन सेल्फ एस्टीम, स्पेशली बाय परसुएशन फ्रॉम हाई स्टेटस और अट्रैक्टिव सोर्स। यानी कि जिनका हाई स्टेटस है, ठीक है, जो अट्रैक्टिव लगते हैं, जो अट्रैक्टिव सोर्स है, उन लोगों से जो है ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं और उनके कहने से एटीट्यूड जो होता है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो जो सेल्फ एस्टीम होती है वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अगर किसी की हाई सेल्फ एस्टीम है तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी तरीके से क्या करता है, किसी के एटीट्यूड को चेंज कर सकता है एज़ कम्पेयर टू लो सेल्फ एस्टीम। Persuasion can be enhanced by messages that arouse strong emotions in the audience. ठीक है, फर्स्ट था हमारा परसुएशन, सेकंड था हमारा कॉग्निटिव। कॉग्निटिव क्या होता है वो देख लेते हैं। कॉग्निटिव अप्रोच था कि जो विद इन चेंज करता है। ठीक है, चेंज। कॉग्निटिव अप्रोच इज द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, इट इज कनेक्टेड विद द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। कॉग्निटिव अप्रोच अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन व्हाट डू पीपल थिंक अबाउट व्हेन एक्सपोज्ड टू परsuasive appeals. Several theoretical models have emerged to explain this phenomena, but the most widely known among them is elaboration's likelihood model, ELM. ठीक है, ELM अप्रोच भी आता है क्वेश्चन कि ELM अप्रोच होता क्या है। ELM explains that देयर आर 2 डिफरेंट रूट्स टू परसुएशन। 2 तरीके होते हैं परसुए करने के, किसी के एटीट्यूड को चेंज करने के। द 2 रूट्स आर कॉल्ड सेंट्रल रूट और पेरिफेरिकल रूट। सेंट्रल रूट और पेरिफेरिकल रूट 2 रूट होते हैं, दोनों के बारे में जानते हैं। क्या होता है, इफ़ वी फोकस कंसिडरेबल अटेंशन ऑन अ मैसेज एंड इट्स आर्ग्यूमेंट बिकॉज परसुएसिव मैसेज अपीयर टू बी
इंपॉर्टेंट परसुएशन अकर थ्रू सेंट्रल रूट, यानी कि अगर हम मैसेज पे कंसंट्रेट करते हैं कि जो मैसेज दिया जा रहा है किसी पर्सन के द्वारा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर हमें लगता है तो परसुएशन जो होता है वो सेंट्रल रूट से आता है। इन दिस केस डिग्री ऑफ एटीट्यूड चेंज डिपेंड ऑन क्वालिटी ऑफ आर्ग्यूमेंट, कि जिस तरीके का आर्ग्यूमेंट होगा, जिस तरीके का मैसेज होगा, उसके अकॉर्डिंग ही हमारा एटीट्यूड भी चेंज होगा। ये था हमारा सेंट्रल रूट की जो भी एटीट्यूड है वो किससे चेंज हो रहा है, थ्रू द मैसेज, कि मैसेज जो या जो आर्ग्यूमेंट है वो कितना अट्रैक्टिव है, कितनी क्वालिटेटिव है। उसके बाद आता है टू द कॉन्ट्रेरी, इफ वी फाइंड द परसुएसिव मैसेज टू बी ऑफ लिटिल इंटरेस्ट, जो भी मैसेज है उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं है, वी मे नॉट पे considerable attention on the message, yet such message can change our attitude if we find that the source, that is the communicator, has expertise and command high status. In such cases persuasion occur through peripheral route, यानी कि दो तरीके होते हैं, एक तो होता है सेंट्रल रूट, एक होता है पेरिफेरिकल रूट। सेंट्रल रूट में कोई भी मैसेज अगर हमें इंपॉर्टेंट लगता है तो हमारा एटीट्यूड चेंज होता है, इसमें हम इस पे कंसंट्रेट नहीं करते कि जो कम्युनिकेटर या सेंडर है वो कौन है। लेकिन सेकंड है पेरिफेरिकल रूट, मान लो हमें कोई मैसेज दिया जा रहा है, हमें वो मैसेज इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, लेकिन जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, हाई स्टेटस है, ठीक है, तो उस चीज़ पे हम क्या करते हैं, अगर उसकी वजह से हम किसी मैसेज पे कंसंट्रेट करते हैं तो वो आता है हमारा पेरिफेरिकल रूट के थ्रू। तो देर आर टू इम्प्लीकेशन ऑफ ELM मॉडल। फर्स्ट एटीट्यूड में और मे नॉट चेंज इधर थ्रू सेंट्रल रूट और थ्रू पेरिफेरिकल रूट। पहला ये होता है कि जो हमारा एटीट्यूड है वो हो सकता है चेंज भी हो और ये हो सकता है चेंज ना भी हो। तो सेकंड एटीट्यूड इज मोर लाइकली टू चेंज इफ परसुएशन कम फ्रॉम मल्टीपल सोर्स एज वेल एज द आर्ग्यूमेंट आर स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ये था हमारा आज का टॉपिक। क्या था इसमें, कॉग्निटिव अप्रोच। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक कोग्निटिव अप्रोच के बारे में और दिया हुआ है। कोग्निटिव अप्रोच प्रोवाइड इंसाइट फॉर चूजिंग मैसेज इन एडवर्टाइजमेंट फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट सर्व utilitarian function, people buy and use them because they are required to be used. In contrast, some products serve social identity function, people buy and use them because they use the personal image of the users. For the utilitarian product, users are more persuaded by advertisement. We describe feature of the product. For the social identity product, they are more influenced by advertisement which have glamorous appeal. So they कॉग्निटिव अप्रोच क्या कहता है, दो तरीके के प्रोडक्ट है, एक वो होता है जो यूज़ किया जाता है, एक ठीक है जो बेसिक नीड्स होती है, और सेकंड प्रोडक्ट क्या है जो हमारे लाइफ स्टैंडर्ड को और बढ़ा देते हैं, ठीक है, जो कि ग्लैमरस प्रोडक्ट होते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो भी हमारे डेली यूज़ के प्रोडक्ट होते हैं उनके फीचर को और अच्छे से बताया जाए, उनके फीचर को डिस्क्राइब किया जाए ताकि लोग जो है उससे अट्रैक्ट हो और उस प्रोडक्ट को खरीदे। लेकिन जो हमारे ग्लैमरस प्रोडक्ट होते हैं उसकी एडवर्टाइजमेंट भी उसी तरीके से की जानी चाहिए ताकि लोग अट्रैक्ट हो और उसको बाय करें। ठीक है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो सोशल सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, स्टेटस सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं। Cognitive approach to persuasion explain why are people in a good mood easier to influence. It states that perhaps when people are in a good mood, they are less able to engage in careful systematic process than when they are in a neutral mood. So therefore, they may be more easily influenced, particularly by strong and convincing arguments. तो कोग्निटिव अप्रोच में क्या कहा गया है कि अगर लोग अगर अच्छे मूड में हैं तो उनको इन्फ्लुएंस करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है एज़ कम्पेयर टू दोज पर्सन हु आर इन अ न्यूट्रल मूड। ठीक है, क्योंकि वो उनका कॉन्सेंट्रेट रहता है, वो चीज़ों को सिस्टमेटिक तरीके से समझते हैं जो जिनका मूड न्यूट्रल होता है। लेकिन जो गुड मूड में होते हैं वो जो मैसेज है उस पर इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं करते। ठीक है, जो अच्छा लगता है, जो उसको इन्फ्लुएंस करता है, अट्रैक्ट करता है, उन चीज़ को वो ले लेते हैं। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है चेंजिंग एटीट्यूड थ्रू कॉग्निटिव डिसोनेंस। दो थे हमारे पॉइंट कि किस तरीके से एटीट्यूड को चेंज किया जाता है। फर्स्ट था हमारा परसुएशन के थ्रू, जो कि हम क्या करते हैं, आउटसाइड से कोई आउटसाइडर हमारे एटीट्यूड को चेंज करता है। लेकिन कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या करता है, हमारे विद इन जो एटीट्यूड होता है वो चेंज हो जाता है। किस तरीके से चेंज होता है इसको हम समझते हैं। Cognitive dissonance is the internal state that occur when individuals notice inconsistency among their attitude or between attitudes and their avert behavior. Here are just a few cognitive dissonance examples that you may notice in your own. You want to be healthy, but you don't exercise regularly or eat a nutritious diet. You feel guilty as a result. You know that smoking or drinking too much is harmful to your health, but you do it anyway.
सो कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या होता है? कॉग्निटिव डिसोनेंस ये होता है कि जो हमारी इंटरनल स्टेट होते हैं, इंटरनली हम अपने एटीट्यूड को चेंज करते हैं, कोई दूसरा हमारे एटीट्यूड को चेंज नहीं करता। एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं इस चीज़ को। हम मानते हैं कि एक्सरसाइज हमारे लिए अच्छी है, अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो हम हेल्थी रहते हैं, अगर हम न्यूट्रिशियस फूड खाते हैं तो भी हम हेल्थी रहेंगे, लेकिन एक्चुअली में हम ऐसा नहीं करते, जिसका रिजल्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा नहीं आता। अगर हम ऐसा करेंगे, रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, न्यूट्रिशियस डाइट अगर हम लेंगे तो हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी, लेकिन ऐसा पता होने के बाद भी हम ऐसा नहीं करते। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें ये है कि मेथड ऑफ इफेक्टिव एटीट्यूड चेंज। क्या मेथड है, किस तरीके से एटीट्यूड को चेंज किया जा सकता है? प्रोवाइडिंग न्यू इन्फॉर्मेशन especially coming from accurate source may alter belief structures subsequently leading to expected एटीट्यूड चेंज। यानी कि कोई हमें नई इन्फॉर्मेशन मिल रही है, कुछ ऐसे सोर्स है जो कि क्या है, रिलायबल है, जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा क्या है, जो बिलीफ सिस्टम है वो चेंज हो जाएगा, हमारा एटीट्यूड जो है वो चेंज हो सकता है। उसके बाद है फियर अराउजल और रिडक्शन। फियर अराउजल और रिडक्शन क्या कहता है? बोथ कैन लीड टू चेंज इन एटीट्यूड। दोनों से ही हमारे एटीट्यूड में चेंज आते हैं। However, excessive arousal or fear may lead to rejection of message by the individual. Studies suggest that fear reduction is more appropriate for changing attitude than fear arousal. तो fear रिडक्शन जो है बहुत ज़्यादा एक अच्छा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है एज़ कम्पेयर टू फियर अराउजल। किस तरीके से इंश्योरेंस कंपनी वाले क्या करते हैं, आपको डराते हैं, ठीक है, कि वो इंश्योरेंस ले ले। तो फियर अराउजल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उनके लिए। अगर आप डरोगे, ठीक है, आपकी लाइफ को खतरा है, डेंजर है, ऐसा कह के वो क्या करते हैं, कहते हैं कि भाई आप लाइफ इंश्योरेंस ले लो। तो फियर अराउजल और रिडक्शन भी एक मेथड होता है जिसके थ्रू आप क्या करते हो, एटीट्यूड को चेंज करते हो दूसरे पर्सन के। ये थे 2 पॉइंट। प्रोवाइडिंग न्यू इन्फॉर्मेशन, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आप दूसरे पर्सन को, एक इंडिविजुअल को प्रोवाइड कर रहे हो, पर्सन भी ये सोचता है कि हाँ अगर ये सही सोर्स से आई है, रिलायबल इन्फॉर्मेशन है, तो उसका जो बेसिक बिलीफ सिस्टम है, जो एटीट्यूड है, वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। सेकंड है फियर अराउजल और रिडक्शन भी एक सोर्स होता है जिसका यूज़ करके एटीट्यूड को चेंज किया जा सकता है। उसके बाद आता है डिसोनेंस अराउजल। डिसोनेंस लीड टू इन कंसिस्टेंसी अमंग इंडिविजुअल एटीट्यूड और बिटवीन हिम और हर, हिज और हर attitude and overt behavior. This create unpleasant feeling which results in change in attitude. तो डिसोनेंस अराउजल होता है क्या है? एग्जाम्पल, ईटिंग मीट इवन थ्रो यू लव एनिमल्स, ठीक है, ये था हमारा डिसोनेंस अराउजल। उसके बाद आता है पोजीशन डिस्क्रिप्शन। क्रिपेंसी क्या होता है? डिफरेंस, पोजीशन में डिफरेंस आना। द ग्रेटर द डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल ऑन पोजीशन एंड द पोजीशन एडवोकेटेड by others, the more the individual will move towards the position held by others. यानी कि कोई दूसरा पर्सन हमसे हायर पोजीशन पे, हायर स्टेटस पे है, तो दूसरा पर्सन भी वहीं पे जाने की कोशिश करेगा जो उससे कम है, जिसका स्टेटस उससे लो है। तो कहीं ना कहीं पोजीशन डिफरेंस भी क्या करता है, एक तरीके से दूसरे पर्सन के एटीट्यूड को चेंज करता है। पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, किस तरीके से डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट किया जा सकता है? एटीट्यूड चेंज कैन बी ब्रॉट अबाउट बाय इन्वॉल्विंग द इंडिविजुअल इन द प्रोसेस बाय विच डिसीजन आर मेड। डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करके भी किसी भी पर्सन के एटीट्यूड को चेंज किया जा सकता है। कैलमन हैज़ आइडेंटिफाइड 3 प्रोसेस दैट एक्ट एज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज इन एटीट्यूड। कैलमन ने 3 प्रोसेस बताए हैं जिसके थ्रू एटीट्यूड को चेंज किया जा सकता है। कंप्लायंस क्या होता है? इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ सटल प्रेशर इधर थ्रू रिवॉर्ड और पनिशमेंट इन ऑर्डर टू चेंज द बिहेवियर एंड एक्सपेक्टिंग दिस चेंज टू बी लास्टिक। यानी कि हम क्या करते हैं, किसी को रिवॉर्ड दे के, पनिशमेंट के थ्रू किसी पर्सन के एटीट्यूड को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आता है इंटरनलाइजेशन क्या होता है? इट इज़ अ more permanent in nature. This change may occur due to desire to change that come from within. यानी कि इंटरनलाइजेशन का मतलब होता है कि इंटरनली हम क्या करते हैं, अपने एटीट्यूड को चेंज करना चाहते हैं ताकि हम अपनी सेल्फ इमेज जो है वो दूसरे के सामने अच्छी क्रिएट कर सकें। उसके बाद आता है रिलेशनशिप बिटवीन एटीट्यूड एंड बिहेवियर। एटीट्यूड और बिहेवियर में क्या रिलेशनशिप होता है? जो बेसिक पर्पस होता है, द बेसिक पर्पस ऑफ योर स्टडीज ऑन एटीट्यूड इज टू नो the degree of impact of attitude on work behavior. Earlier research work suggests that attitude simplify influence behavior. So कहीं ना कहीं एटीट्यूड और हमारे बिहेवियर में रिलेशनशिप है। एटीट्यूड
बताता है कि कितना इम्पैक्ट आपके एटीट्यूड का आपके बिहेवियर वर्क बिहेवियर पे पड़ेगा। ठीक है, जिस तरीके का एटीट्यूड होगा उसी तरीके से आप क्या करोगे, बिहेव करोगे। तो इम्पैक्ट ऑफ एटीट्यूड इन ऑन बिहेवियर इज वेरी सिग्निफिकेंट, यानी कि जो इम्पैक्ट है हमारे एटीट्यूड का हमारे बिहेवियर पे वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एटीट्यूड Specific attitude are much better predictor of behavior than general one. If I want to predict if you will attend church every day, more specific, I can't ask you how you feel about religion or more general. ठीक है, एटीट्यूड स्पेसिफिक है जब हमें किसी के एटीट्यूड के बारे में पता है कि कोई जो है चर्च जाना पसंद करता है हर संडे को या फिर जाएगा, तो कहीं ना कहीं हम उससे ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकते कि आप रिलीजन में मानते हो, क्या आप रिलीजियस हो। तो रिलीजियस होना तो एक जनरल क्वेश्चन हो गया। ठीक है, किसी से पूछना है कि आप भाई रिलीजन में मानते हो, धर्म वगैरह में मानते हो या नहीं मानते। लेकिन जब हमें ये पता है कि कोई पर्सन चर्च जाता है हर संडे या जाएगा हर संडे, तो हम ये क्वेश्चन उससे नहीं पूछ सकते क्योंकि हमें पता है कि वो रिलीजियस है। उसके बाद आता है हमारा एटीट्यूड स्ट्रेंथ। एटीट्यूड स्ट्रेंथ क्या होता है, इंटेंस और स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड आर जनरली मच बेटर प्रिडिक्टर ऑफ आवर बिहेवियर देन वीक वन। उसके बाद आता है एटीट्यूड रेलिवेंस। इट मीन्स द एक्सटेंट टू विच एटीट्यूड ऑब्जेक्ट एक्चुअली हैव an effect on the life of the person holding various attitude. The stronger such effect, the stronger the link between the attitude and the behavior. कि अगर हमारा एटीट्यूड बहुत ज़्यादा स्ट्रोंगर है तो उसी तरीके से हम क्या करेंगे, बिहेव भी करेंगे। एटीट्यूड accessibility, it is easy with which specific attitude can be brought into consciousness from the memory. The greater such accessibility, the stronger the effect of various attitude on behavior. Direct experience. Attitude may influence behavior more strongly if an attitude refer to something with which the individual have direct personal experience. So direct experience, attitude specificity, attitude strength, attitude relevance, attitude accessibility और direct experience, ये जो 5 मेन पॉइंट्स थे ये डिफरेंस बताते हैं हमारे एटीट्यूड और बिहेवियर में। सो Do attitude influence behavior? Systematic research on this question indicate that they do. क्या कहा गया है कि क्या एटीट्यूड जो होते हैं वो बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं? तो हाँ, एटीट्यूड जो होते हैं वो हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। इतना ही नहीं कि हमारा जो बिहेवियर है वो भी हमारे एटीट्यूड को इन्फ्लुएंस करते हैं। रिसर्चर हैव शोन इंटरेस्ट इन अदर डायरेक्शन ऑल्सो, वेदर और नॉट बिहेवियर इन्फ्लुएंस अदर एटीट्यूड। बिहेवियर इन्फ्लुएंस एटीट्यूड मोर स्ट्रांगली than attitude influence behavior. The view is called self-perception theory. For example, if students are made to visit an institution engaged in providing vocational training to handicap, student attitude towards handicap may be positive in future. Once attitude are formed after exposure to sufficient एक्सपीरियंस, एटीट्यूड स्टार्ट इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर इन अ सिग्निफिकेंट वे। यानी कि अगर हम कोई भी चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं, एक्सपोजर करते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारा जो एटीट्यूड है वो क्या करता है, हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट कर देता है। क्या एटीट्यूड हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है या फिर बिहेवियर हमारे एटीट्यूड को? दोनों ही एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। एटीट्यूड इन्फ्लुएंस बिहेवियर बट बिहेवियर इन्फ्लुएंस मोर स्ट्रांगली देन एटीट्यूड। इसके बाद आता है हमारा वर्क रिलेटेड एटीट्यूड। वर्क रिलेटेड एटीट्यूड क्या कहते हैं? देयर आर प्राइमरी 3 वर्क रिलेटेड एटीट्यूड विच हैव सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन द ऑर्गेनाइजेशन: जॉब सेटिस्फैक्शन, जॉब इन्वॉल्वमेंट और ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट। जॉब सेटिस्फैक्शन क्या कहती है? द वेरियस एटीट्यूड पीपल होल्ड टूवर्ड्स देयर जॉब आर रेफर टू एज अ जॉब सेटिस्फैक्शन। की कोई भी अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं तो जो एम्प्लॉयज़ है, जो वर्कर है, जो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, उनका क्या एटीट्यूड है अपने वर्क के प्रति, क्या वो सेटिस्फाई है अपने काम से, तो उसको हम बोलते हैं जॉब सेटिस्फैक्शन। जॉब इन्वॉल्वमेंट, इट indicate how far individual identify themselves with the job and whether outcome of the work is attached to self worth. उसके बाद आता है जॉब इन्वॉल्वमेंट की हम किसी भी काम में, किसी भी जॉब वर्क में कितना ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है, कितना कोई काम जो है हमें अट्रैक्ट करता है। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट। ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट, इट एक्सप्लेन्स हाउ पीपल फील टुवर्ड्स देयर ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ एन एटीट्यूड विच रिफ्लेक्ट द एक्सटेंस टू विच पीपल आइडेंटिफाई विद एंड आर इन्वॉल्व विद द ऑर्गेनाइजेशन एंड अनविलिंग टू लीव दैम। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट ये कहती है कि किस तरीके से जो एम्प्लॉयज़ है वो फील करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रति। अगर वो ऑर्गेनाइजेशन में सेटिस्फाई या अच्छे से काम करना चाहते हैं
तो कहीं ना कहीं वो क्या करेंगे, उस जॉब को छोड़ के नहीं जाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन should attempt to continuously check the attitude of personnel at workplace so that corrective measures may be taken in proactive manner for ensuring desirable behavior at workplace. It is really very important to study attitude as attitude influence the behavior. ठीक है, तो ये कहा गया है कि ऑर्गेनाइजेशन में हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूसली अपने जो एम्प्लॉयज़ है, जो वर्कर्स है, उनके एटीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा, कि उनके एटीट्यूड को चेक करना पड़ेगा। अगर एटीट्यूड अगर उनका पॉजिटिव है ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, तो कहीं ना कहीं वो अच्छे से जो है वर्क प्लेस पे काम करेंगे। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वैल्यू। इसके अंदर हम पढ़ेंगे वैल्यू सिस्टम। वैल्यू का मीनिंग क्या होता है, वैल्यू की क्या इंपॉर्टेंस होती है। वैल्यू प्रोवाइड द बेसिक फाउंडेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग अ पर्सन एटीट्यूड, perception and personality. Value contain judgmental element as to what is right, good and desirable. Value have both the content and intensity attribute. Content attribute describe what is important and intensity attribute describes how much it is important. However, everyone does not hold the same value. वैल्यू सिस्टम कहती है कि किसी पर्सन के लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ठीक है, क्या डिज़ायरेबल है, क्या अनडिज़ायरेबल है। ये क्या होता है, हर किसी का वैल्यू सिस्टम होता है। हर किसी का वैल्यू सिस्टम अपने अपने अकॉर्डिंग सही या गलत होता है, डिफरेंट होता है। अब दो तरीके की वैल्यू सिस्टम होते हैं, एक तो होता है कंटेंट और एक होता है इंटेंसिटी। कंटेंट एट्रीब्यूट क्या कहते हैं कि क्या चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी पर्सन के लिए, व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट, जो कहते हैं कंटेंट एट्रीब्यूट। इंटेंसिटी एट्रीब्यूट कहता है कि हाउ मच इट इज़ इम्पोर्टेंट, कि कितना कोई चीज़ इम्पोर्टेंट हो सकती है। हर किसी का सेम वैल्यू सिस्टम नहीं होता। वैल्यू एज द ग्रुप ऑफ लाइक, डिसलाइक, व्यू पॉइंट, इनर इंक्लिनेशंस, रैशनल और इरेशनल जजमेंट, हार्म एंड एसोसिएशन पैटर्न दैट डिटरमाइन अ पर्सन्स व्यू ऑफ द वर्ल्ड। कि एक पर्सन पूरे वर्ल्ड को किस तरीके से देखता है, उसको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद, उसका क्या व्यू पॉइंट है, क्या रैशनल इरेशनल जजमेंट है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वैल्यू सिस्टम होती है। अब कहा गया टाइप्स ऑफ वैल्यू। वैल्यू कितने तरीके की होती है। J.W. Alport and his associates have identified 6 types of value: theoretical, economical, aesthetic, social, political, religious. Theoretical, high importance to discovery of truth through critical and rational approach. ठीक है, यहाँ पे सच को देखा जाता है थियोरिटिकल वैल्यू में रादर देन क्रिटिकल और रैशनल अप्रोच। इकोनॉमिक में हम किस चीज़ को देखते हैं, प्रैक्टिकली चीज़ों को देखते हैं, एम्फेसिस ऑन यूजफुल एंड प्रैक्टिकल लाइफ। उसके बाद होता है आस्तिक, हाईएस्ट वैल्यू ऑन फॉर्म एंड हारमोनी। सोशल, हाईएस्ट वैल्यू टू द लव ऑफ द पीपल। पॉलिटिकल में एम्फेसिस ऑन एक्विजिशन ऑफ पावर एंड इन्फ्लुएंस। रिलीजियस में कंसर्न विद द यूनिटी ऑफ एक्सपीरियंस। यानी कि जो भी इकोनॉमिक्स में है, जो आस्तिक है, जो सोशल है, पॉलिटिकल, रिलीजियस या थ्योरेटिकल है, उन सबका अलग अलग वैल्यू सिस्टम है। वो क्या सोचते हैं, उनके वैल्यू सिस्टम क्या होता है, वो हमने देख लिया। तो 6 टाइप्स के वैल्यू सिस्टम थे। उसके बाद आता है जॉनसन जिरार्ड have broadly identified 2 types of value system, positive or negative. According to them, anything for which the individual try to approach, praise, voluntarily consume, incur expense to acquire is a positive value. Anything that the individual avoid, escape from, disapprove, reject or attacks is a negative value system. जॉन कहते हैं कि 2 तरीके के वैल्यू सिस्टम होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव। जो चीज़ हमें अच्छी लगती है, जो चीज़ हमें अट्रैक्ट करती है, वो पॉजिटिव वैल्यू सिस्टम है। जो चीज़ें हमें अट्रैक्ट नहीं करती, जिससे हम भागना चाहते हैं, जिसको हम अवॉइड करना चाहते हैं, वो नेगेटिव वैल्यू सिस्टम है। एम रॉक आइडेंटिफाई 2 सेट ऑफ वैल्यू। वन सेट इज कॉल्ड टर्मिनल वैल्यू। टर्मिनल वैल्यू क्या होती है, दीज आर द गोल्स दैट अ पर्सन वुड लाइक टू अचीव ड्यूरिंग हिज और हर लाइफ टाइम। Example, a sense of accomplishment, family security, self-respect, social recognition, etc. सेकेंड आता है हमारा इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू। 2 तरीके की वैल्यू है। फर्स्ट थी टर्मिनल वैल्यू, जो हम अचीव करना चाहते हैं, अकम्पलिशमेंट, फैमिली सिक्योरिटी चाहते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट चाहते हैं, सोशल रिकॉग्निशन चाहते हैं। सेकेंड आती है हमारी इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू। इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू एंड गोल नहीं होता, लेकिन जो टर्मिनल वैल्यू होती है वो क्या होती है, हमारा लाइफ टाइम गोल होता है, जो हम अचीव करना चाहते हैं। Instrumental value are not an end goal but rather provide the means by which an end goal is achieved. इसके थ्रू, इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू के थ्रू हम अपने एंड गोल को, टर्मिनल वैल्यू को अचीव कर सकते हैं, जैसे कि ऑनेस्टी, सेल्फ कंट्रोल, लव,
idea is that by being loving one can achieve end goal. ठीक है. Several studies suggest that value differ across culture. Various culture factor influence value of a particular society. In turn, they also influence perception, attitude, motivation, behavior, relation pattern, leadership style, etc. of the people of the society. तो हर एक कल्चर का, हर एक डिफरेंट डिफरेंट कल्चर का क्या होता है, वैल्यू सिस्टम डिफर होता है. जो हमारे एटीट्यूड को, वेरियस कल्चर फैक्टर इन्फ्लुएंस वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर सोसाइटी. दे इन्फ्लुएंस परसेप्शन, एटीट्यूड, मोटिवेशन, बिहेवियर, रिलेशनशिप पैटर्न, लीडरशिप स्टाइल एक्सेट्रा ऑफ द पीपल इन द सोसाइटी. इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, वो है डिजाइनिंग वैल्यू बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन शुड बी सो डिजाइन दैट दे ensure high productivity, high satisfaction of all the stakeholder and low negative factors such as absenteeism, etc. Treat people with trust. Be careful to the human being. Treat people as dynamic entity. Accept and utilize the human differences. Treat individual as a whole person. Encourage appropriate expression of feeling. Promote authentic behavior. Use authority and networking for benefit of the organization. Encourage appropriate conflicts. Encourage willingness to take calculated risk. Set process which shall take care of effective accomplishment. ठीक है, ये पॉइंट थे. इसमें कहा गया है कि डिजाइनिंग वैल्यू बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है. ऑर्गेनाइजेशन को इस तरीके से हमें डिज़ाइन करना चाहिए जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, प्रोडक्टिविटी हो, स्टेक होल्डर ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई रहे, कोई भी एब्सेंटीज़म वगैरह ना हो. आई होप कि आपको हर एक टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा. सारे यूनिट्स की सबसे पहले वीडियो बनाई जाएगी. उसके बाद जो इतने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में आए थे, रिपीटेड क्वेश्चन है, उनके ऊपर सेपरेट टॉपिक्स पे वीडियो बनाई जाएगी. अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको मिल सके, आप उन पे ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर सको. ये जो वीडियो बनाई जा रही है यूनिट के अकॉर्डिंग आपको बताने के लिए कि हर एक यूनिट में हमें क्या पढ़ना है, ताकि आपका कोई भी टॉपिक जो है वो छूट ना जाए. वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना. कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना. थैंक्स फॉर वॉचिंग.